मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अनेक लोगों से चर्चा हुई थी और आज उसको एक डायरेक्शन मिली, इसका मुझे बहुत समाधान है। हम लोग नौ राज्यों में सत्ता में है, ये बात सही है। तो 9 राज्यों में हमने क्या करना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या है, इसका कोई मॉडल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे एमएलए और एमपी अच्छा काम करें, ये हमारी जरूर अपेक्षा है। मिनिस्टर्स अच्छा काम करें, तो उन्हें क्या अच्छा काम करना चाहिए, इसका कोई मॉडल हमारे पास नहीं है। इसमें काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। मैं ये भी मानता हूं कि इसमें यूनिमिटी एकदम नहीं बनेगी और हमारा नियम यह है कि बाय एंड लार्ज सभी लोग मिलकर जो राय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। केवल बीजेपी में ही इसमें एक राय बनाना भी बहुत कठिन है, वैसे परिवार में भी बनाना और कठिन है। बहुत से बार उनकी भी छोटे ग्रुप में चर्चा हुई, उन्होंने बीच में तय किया था इस प्रकार की चर्चा करना। बहुत से बातों पर मैंने उनको कहा, आज मुझे लगता है मैं प्रकाश जी को प्रार्थना करूंगा कि बजरंग लाल जी को भी आगे कभी इस मीटिंग में बुलाइए, ताकि दुनिया क्या सोच रही है ये हम सब लोगों को पता चलना चाहिए, सबको ये समझना चाहिए। मैं हमारे संगठन मंत्रियों को भी फॉरेन जाने की बात चल रही, मुझे चाइना और इसराइल दोनों देशों का निमंत्रण है, तो मैंने तय किया कि कोई प्रचारक जो संगठन मंत्री उसको भी लेकर जाऊंगा, क्योंकि जो बातें वर्ल्ड में बदल रही है वो समझनी चाहिए और समझे बिना कोई नीति नहीं बनाई जा सकती। और इसलिए वी आर ए डेमोक्रेटिक पार्टी, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है और वो विचारों में शायद एक व्यक्ति को दूसरे के विचार शायद नहीं पड़ते होंगे, पर उसके विचार सुनना चाहिए, उसमें क्या सब्सटेंस है सुनना चाहिए और सबने मिलकर फिर बाय मेजोरिटी उसके ऊपर राय बनानी चाहिए। जहां तक उद्दिष्टों के बारे में है, उसके बारे में मेरे मन में सुस्पष्टता है। सबसे पहला उद्दिष्ट यही है कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये हमारा आत्मा है। राष्ट्रभक्ति और यही हम सबके मन में काम करने का सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है वो नेशनलिज्म, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। आवश्यकता नहीं है कि मैंने आपको राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बताना चाहिए। राष्ट्रवाद इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास इन ऑल सेक्टर्स, कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक, इकोनॉमी से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक, और सभी क्षेत्रों में हम लोग दुनिया में आगे जाए। ये देश 21वीं सदी की एक सुपर इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड में बने, ये जिसको मदरलैंड मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, ये हमारा देश सबसे आगे जाए और विश्व में सभी देशों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि अगर कहीं किसी से लेना है तो हिंदुस्तान से सीखना है। तो दिस इज द फीलिंग इन अवर माइंड, हम सब लोग उसको मानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये विचार अच्छा होगा इतना भी, तो उससे केवल काम होगा नहीं, वो विचार त्रुटि में लाने के लिए उस प्रकार की मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रशासक की या कौशल्यता भी साथ में चाहिए। विचार बहुत अच्छे हैं, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, पैकेज बहुत अच्छे हैं, पर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम होंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए हमने दूसरा जो सब्जेक्ट रखा है वो हमारे लिए आवश्यक है, वो है सुशासन का, गुड गवर्नेंस। 9 राज्यों में हम लोग रूलिंग पार्टी है और गुड गवर्नेंस यानी क्या है, हमको किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, और इसलिए गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट हमें सेकंड प्रायोरिटी पे रखना है। अब तीसरा विषय जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में बार बार हमारे सामने आया है, महात्मा गांधी जी के विचारों में भी बार बार आया हुआ है। कभी जिसको उन्होंने राम राज्य कहा होगा, कभी दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में उस विचारों की व्याप्ति बढ़ाते हुए कहा होगा
कि हमारा विचार का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए। तो केंद्र बिंदु वही व्यक्ति होना चाहिए जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली सभी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको केंद्र बिंदु मानकर फिर हमारी विचार को हमें शुरुआत करनी चाहिए कि उसका कल्याण कैसे हो। और इसी बात को अंत्योदय के विचार में पंडित जी ने हमारे सामने रखा है। तो राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय, ये बाय एंड लार्ज 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो है जिस पर पार्टी में एम्फेसिस करने की कोशिश हम सब जगह पर कर रहे हैं। और ये कहते समय 3 बातें हमने कही हैं, कंट्री फर्स्ट, सेकंड पार्टी और बाद में मैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो तीनों बातें हमने सामने रखी है, उसके साथ जिस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, वो भी हमने लोगों के सामने रखा है। अब बहुत बड़े बड़े फील्ड से, अलग अलग फील्ड से सभी फील्ड की चर्चा एक समय नहीं हो सकती, और मैं यहाँ कोई प्रेस वाले नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा खुले बोलने की छूट लेता हूँ। इतने दिनों के बाद, जैसे एक कंस्ट्रक्शन में होता है, एक कोड होता है कि ये कंस्ट्रक्शन कोड, मैं जब मंत्री था तो मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे बताया गया कि ये इंडियन रोड कांग्रेस और इंडियन ब्रिज कांग्रेस ने एक कोड बनाए हुए हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि मैं सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया घूम रहा था, तो मैंने देखा बड़े स्लिक डिजाइन थे। तो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं थी, तो मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को पूछा कि यहाँ के डिजाइन स्लिक क्यों है। तो उन्होंने कहा सर इनका कोड अलग है। हमारा कोड क्यों नहीं है सर, हमारी जमीन में फर्क है कि इनके अगर स्लिक डिजाइन हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है, तो हमारा क्यों नहीं बन सकता। बोले सर इस पर बहुत 15-20 साल से विचार शुरू है। तो मैंने विचार कब पूरा होगा। तो बोले ब्रिजेस के बारे में, वर्ल्ड ब्रिज की जो कांग्रेस है वो विचार करती है, रोड के बारे में रोड की करते हैं, और ये चल रहा है विचार। तो इसका कौन प्रेसिडेंट है। तो सर मैं ही प्रेसिडेंट। मैंने बोला आप प्रेसिडेंट है और 20-20 साल से विचार करते हो, ये क्या चल रहा है, ये फालतू बात है, बंद करो, ये नहीं ऐसा होगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुनिया के लेटेस्ट डिजाइन कोड चाहिए मेरे स्टेट का। मैं अभी 55 फ्लाईओवर बना रहा हूँ और वर्ल्ड का जो बेस्ट डिजाइन है, बेस्ट कोड है, मुझे चाहिए। तो सर आप कैसे बना सकते हैं, आप भी नहीं बनाकर मुझे नहीं बना दोगे, ये कौन सा नया है। I don't know anything. I am not concerned with other states and other people and the country. Whatever the best in the world, वो मुझे चाहिए। तो सर ये कैसे होगा, वो हम करेंगे। कहाँ कानून में लिखा है कि महाराष्ट्र शासन कोड नहीं बना सकता, ब्रिज का रोड का लिखा है क्या? तो नहीं, मैं बनाऊंगा। तो गैमन इंडिया में बहुत सीनियर व्यक्ति थे, सुब्बाराव करके, वेरी नोन पर्सन इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो उनको कॉन्क्रीट एसोसिएशन से मैंने उनको बुलाया, 3-4 लोगों को, और हमारे सेक्रेटरी जो थे उनके अध्यक्षता में, और जो सुब्बाराव है उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर 5 लोगों की एक कमेटी अपॉइंट कर। उनकी पहली मीटिंग हुई, मैंने कहा मुझे ब्रिज कोड बना दो, क्योंकि टेंडर निकालना है। सर इट विल टेक 3 years। तो 3 साल आप काम करोगे कोड बनाने के लिए, मेरे तो जिंदगी 5 साल की है, तो मैं कब फ्लाईओवर बनाऊंगा। सर वी आर सॉरी सर, इट इज वेरी टेक्निकल मैटर सर, वी कैन नॉट डू इट। सर आपका क्या है, क्या है, डोंट नो, यू नो दैट मैं कौन हूँ, यू आर ए मिनिस्टर, मोर ओके, आई एम ए मिनिस्टर। 3 महीने में कोड बनाओ, यू डू और डाई, यू गो टू हेल, आई डोंट नो एनीथिंग, आई वॉट इट। ऐसा ही मैंने उनको कहा, और वो बेचारे चुप हो गए, चेहरे नीचे करके बैठ गए। जो करना है करो, कहाँ जाना है जाओ, जो पैसा लगता है बताओ, आई विल गिव यू एवरीथिंग, अब सब काम छोड़ दो, ये करो। और उन बेचारों ने काम किया, और 3 महीने के अंदर मुझे कोड बना के दिया। अब वो बदल गया कोड, मैंने उसी के ऊपर स्लिक डिजाइन मुंबई में बने। अब पूरे दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक अभी कोड जो MSRDC कोड जो हमने बनाया था, दैट वो उसका आधार लेके सब टेंडर निकाले, तो बदल गया। तो बीजेपी में भी मैं यही बात कहता हूँ कि कोई इस प्रकार का किताब तो बने। वे MDI का विषय है तो हमारा ये है, जैसे गीता और बाइबल जैसा, ये हमारा कहना है। कोई रिटेल मार्केट है, हमको ये कहना है। तो ये हर बात पर एक एक नेता अलग अलग बात कहता है, पार्टी करके फिर कैसे बात कहेंगे।
फिर टीवी पर मेरा इंटरव्यू है तो मैं अलग कहूंगा, इनका है तो अलग कहेंगे, इनका तो अलग कहेंगे, इनका कुछ अलग कहेंगे, तो सभी प्रतिभाशाली है। तो यूनानिमिटी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट इकोनॉमिक इश्यूज पर एटलीस्ट पहले बीजेपी में यूनानिमिटी आए, और बीजेपी में यूनानिमिटी आने के पहले जो प्रोसीजर मैंने जिसकी रिक्वेस्ट प्रकाश जी को की थी कि पहले आप सबसे चर्चा करो। मैं तो ये चाहता हूं कि बाहर के लोगों से भी चर्चा करो। वी आर ओपन माइंडेड, वी आर डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जो अच्छा जिसके पास है वो लोग। इवन मैंने लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का, मेरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वाईएसआर जो अपने है मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनके पूरे मैंने स्कीम्स लेकर आया, हमने स्टडी किया, अच्छी स्कीम्स। लेफ्टिस्ट पार्टी में क्या चल रहा है वो भी लाई है। तो गुड गवर्नेंस सेल को करेगा, केवल बीजेपी का नहीं, सब राज्यों में अच्छी बात क्या लेकर, कांग्रेस राज्यों को भी लेके आएगी, ताकि हमको पता चले कि पब्लिक इंटरेस्ट में, गरीब के इंटरेस्ट में क्या है। तो कलेक्शन उन्होंने किया, फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ स्कीम्स तैयार की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बातों के बारे में जितनी जितनी अच्छाई लगती है कोई भी विचारों में, वो हम ले, हमारा ठप्पा कोई नहीं है। ये भी एक बात चलती है कि ये कम्युनिस्ट है, वो सोशलिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट है। हमारा जो टारगेट है, जो 47 के बाद, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपनी भाषा में कि मैं भी रशिया में गया। अब रशिया क्या कम्युनिस्ट रहा, और चाइना तो अमेरिका से ज्यादा कैपिटलिस्ट बन रहा है। उनका जो थिंकिंग और जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, तो पहली बात जो प्रकाश जी ने कहा कि मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, वैसे इकोनॉमी भी परिवर्तनशील है। उसको, उसका जो स्पिरिट है वो कार्ल मार्क्स ने रखा होगा, महात्मा जी ने रखा होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा होगा। स्पिरिट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके स्पिरिट जो है, कोई वसुधैव कुटुंबकम कहा होगा, कोई और गरीबों की बात की होगी, स्पिरिट के बारे में नहीं, पर उसकी जो मीन्स एंड मेजर्स जो है उसके बारे में मुझे लगता है कि हमको समय के अनुसार सोचना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बारे में कैसा करना है आप लोगों ने तय करना है। मुझे लगता है इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। 47 के बाद आज तक 63 इयर्स में जो, क्योंकि किसी भी चीज का अगर अध्ययन करना है तो पहली बात ये हमने उसमें से निकालना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। अनुभव से आदमी बहुत बिगाड़ बनता है। तो 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इकोनॉमिक मॉडल लेकर आए थे, तो लगभग रशियन मॉडल का उन्होंने जैसे कि वैसे अपने देश में किया। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अंडरटेकिंग, और ये सब बातों में जो देख रहे हैं हम लोग, ये लगभग फेल हुआ है। इनको डेवलपमेंट भी करने के बारे में मुझे लगता है, जैसे उदाहरण के लिए भारत हेवी बेल का जो कंपनी है, इनके पास अभी अगर ये मन में लाएंगे तो इन्होंने इनका 50 गुना ज्यादा एक्सपांशन किया, तो भी इतने टर्बाइन और बॉयलर के ऑर्डर्स हैं। पर ये अपना एक्सपांशन जिस प्रमाण में नहीं कर सकते, तो हमारे पास से चाइना में हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस पूरा पावर सेक्टर का चाइना में जा रहा है। अभी ट्रांसफार्मर चाइना से आ रहे हैं, टर्बाइन चाइना से आ रही, बॉयलर चाइना से आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो जो ये अपने खड़े करते हैं पावर्स, वो भी रिलायंस वाले परसों मुझे कहा कि वो भी हमने वहां से लाया। मैंने तार भी बताया, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, हम क्यों नहीं कॉम्पिटेटिव है। और इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पिछले 63 साल में जिस प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल्स हमने खड़े किए, उसमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, और इस पर